Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. And my dear friend, the topic for today is secret formula. कौन सा secret formula? Secret formula to take risky financial decisions. Yes. आज का टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि भाई हमारी लाइफ में ना जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ऐसी फाइनेंशियल डिसीजन लेनी होती है। कौन सी? जो कि बहुत रिस्की होती हैं। अब ये डिसीजन ले के ना लें, अगर लेते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर नहीं लेते तो तो फियर ऑफ मिस आउट है कि not taking decision is one of the biggest risk that we are carrying in our life. तो आज बात करेंगे हम। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला क्या है रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन लेने का। हुआ क्या, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ में मिलता हूं, अक्रॉस द कंट्री मिलता हूं। जूम कॉल्स हो रही हैं, फोन कॉल हो रही हैं, पर्सनली मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, कुछ मैं उनके पास जा रहा हूं, और वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, फिजिकल इवेंट हो रहे हैं। ये ना बार 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 लाइक चेहरा बदलता है, लेकिन उसका क्रक्स ना वही 4-5 तरह की कुछ बड़ी चीजें हैं जिसने ना बिजनेस ओनर को या तो आबाद भी कर दिया है, या बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं जो बर्बाद भी हो गए हैं फाइनेंशियल उन रिस्की डिसीजन लेने की वजह से। फिर उन्होंने बाद में कम बैक किया। कौन सी रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन की मैं बात कर रहा हूं? चलिए सबसे पहले बात करता हूं। बहुत ही ना ल्यूक्रेटिव डील आ गई। क्या डील आ गई? कि भाई जहां पर हमारी फैक्ट्री है उसके साथ ही लगती एक और बहुत बड़ी जगह मिल रही है जहां मैं बिजनेस कर रहा हूं। उसके बिल्कुल साथ में बाउंड्री वॉल टच कर रही है। अगर मैं वो वाला पीस ऑफ लैंड परचेज कर लेता हूं तो इससे मुझे फ्यूचर में एक्सपेंशन करने की बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब सामने वाला फैक्ट्री खाली कर ही रहा है तो मुझे खरीद लेनी चाहिए। कहते हैं ना, साथ लगती जगह बहुत फलती है। अब उतने पैसे नहीं है, अब वो डील भी करोड़ों की है, क्या करें? अब पैसे कहां से आएंगे? ऑलरेडी बिजनेस के अंदर कैश क्रंच चल रहा है, वर्किंग कैपिटल पूरी पूरी है, फैक्ट्री भी टर्म लोन पे है, होम लोन भी ले रखा है, वर्किंग कैपिटल सम हाउ सप्लायर की पेमेंट भी करनी है, लेकिन साथ लगती फैक्ट्री छोड़ कैसे सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, देखी जाएगी, ओ देखी जाएगी। ले लेते हैं साथ वाली बिल्डिंग। चलो अभी बयाना तो दो, साथ वाला प्लॉट अभी बयाना तो दो, अभी अभी टोकन मनी तो दो, अभी बातचीत तो रखो, अभी डिस्कशन को तो ऑन रखो, लिंगर ऑन करो। तो सारा का सारा फोकस उस तरफ चला गया। कहाँ चला गया? कि भाई ये वाली तो डील हम छोड़ सकते नहीं। फिर बात हो रही है प्राइवेट फाइनेंसर्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, दोस्तों के साथ में कुछ टॉपअप लोन लेने की बात हो रही है। परमुटेशन कम्बिनेशन, सुबह जब उठ के पार्क में जा रहे हैं तो वहां पर भी इसी डील के ख्याल आ रहे हैं। दोपहर को खाना खाते हुए, रात को सोने से पहले, दिन रात ये लगती हुई डील अगर कहीं छोड़ दी तो नुकसान हो जाएगा। अगर कर देते हैं तो पैसे आएंगे कहां से? पैसे आएंगे कहां से? ये एक तरह की डील है। दूसरा, देखिए ऐसा है, मार्केट के अंदर नाम बन चुका है, गुडविल बन चुकी है, क्वालिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है, लोग ना नाम लेकर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमें लगता है कि हमारी फैक्ट्री है ना, रेंटेड फैक्ट्री है, और जिस तरह की फैक्ट्री है, तो अभी ना मतलब ऑर्डर ही पूरे नहीं कर पा रहे, ऑर्डर ही पूरे नहीं कर पा रहे। तो अब होना क्या चाहिए? एक बड़ी फैक्ट्री हमें बनानी चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बनानी चाहिए, जिसके अंदर एक सेपरेट वेयर हाउस होगा, बीच में सेंट्रलाइज्ड फर्स्ट क्लास अमेजिंग इंपोर्टेड मशीनरी वाला प्लांट होगा, और उसके बाद डिस्पैच करने की जगह अलग है, और पूरे डिपार्टमेंट्स बनेंगे। एंट्री के टाइम पर शानदार सी पार्किंग होगी, और एकदम ग्रीनरी एरिया, ऑफिस वर्क एरिया, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बैठने के लिए जगह, कॉन्फ्रेंस रूम। एक इस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री मुझे बना ही लेनी है। अभी इस छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हुए तो यार
काम तो कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन अभी माल तो बिक रहा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की स्थिति अभी भी खराब ही थी। ओवरड्राफ्ट लिमिट भी चल रही थी, सीसी लिमिट भी चल रही थी, टर्म लोन भी चल रहा था, लेकिन मार्केट में नाम बहुत है क्योंकि ऑर्डर बहुत है। अब लगा कि क्यों ना अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बना ही दी जाए और बना देते हैं। तो इतना समय लगेगा, इतने पैसे हमें लगाने पड़ेंगे, करें कि ना करें, ये फाइनेंशियल डिसीजन ले कि ना ले, ये ना बड़ी रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन है। और डील्स आती हैं लाइफ के अंदर। मैं आपको ना एकदम कैटेगराइज करके समराइज करके बता रहा हूं कि किस तरह हम डे टू डे डील करते हैं, और सीक्रेट फार्मूला भी शेयर करूंगा कि इस तरह के डिसीजन को आपने फार्मूला में पुट किया तो उसका आंसर निकलेगा यस कर लो डील, नो नहीं करनी डील, इसको हमने डेफर करना है इतने समय तक। आज इसकी बात करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है कि अच्छी वाली फैक्ट्री चल रही है, काम चल रहा है, एक बहुत शानदार ऑफर आया। अरे आपको मालूम है क्या, वो एक्स वाई जेड एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है या डिक्लेयर करने की संभावना है। वहां पर तो एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड मिल रहा है। अब डिपेंड करता है बड़े की डेफिनेशन क्या है। अगर आप 200 मीटर की फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको बोला जाता है 8,000 मीटर का एक पीस ऑफ लैंड वहां पर मिल रहा है, एकदम कोड़ियों के दाम मिल रहा है। 8,000 मीटर का प्लॉट है, कोड़ियों के दाम, लेकिन एरिया भी बड़ा है। 80,000 मीटर का प्लॉट मिल रहा है, 8 लाख मीटर का प्लॉट मिल रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दी बड़ी डील की डेफिनेशन आपके लिए क्या है। तो समझो कि आपको ना एक बड़ी डील का ऑफर आया जिसके अंदर क्या है, आने वाले समय के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है, ये तो आज अगर एक्स अमाउंट है तो कुछ ही समय के अंदर 10x हो जाएगा। अरे लैंड लैंड की वैल्यू इतनी बढ़ जानी है, फैक्ट्री तो आपकी ऐसी बन जाएगी, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ओके, ठीक है, राइट, डन। तो इस तरह की डील आ गई। अब क्या करें भाई, शुरू में तो इतने करोड़ रुपए देने हैं, उसके बाद मंथ बाय मंथ ईयर बाय ईयर डील देनी है, प्रॉपर्टी की डील है। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ के अंदर निकल कर आते हैं। क्या निकल कर आते हैं, अरे शर्मा जी ने भी तो ऐसा किया था। गुप्ता जी जब इंडस्ट्रियल एरिया में गए थे, जब उन्होंने जम्मू में गए थे या महाराष्ट्र में गए थे या नांदेड़ में गए थे या कौन से एरियाज के अंदर गए थे, तो उन्होंने भी तो एक बड़ी डील करी ली थी। आज देखो, पहले एक छोटी सी दुकान थी बिजली की, और अब देखो कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा उन्होंने अंपायर खड़ा कर लिया है। उनकी स्थिति क्या थी, उस समय फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, फंड की अवेलेबिलिटी क्या थी, फाइनेंशियल क्लोजर क्या था, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन इतना पता है उन्होंने किया था, तो हमें भी कर लेना चाहिए। और उठा के वो डील कर दी, जिससे क्या हुआ, सारा का सारा पैसा कंपनी की वर्किंग कैपिटल से निकलकर अब उस बड़े पीस ऑफ लैंड में चला गया है। डेड इन्वेस्टमेंट हो गई है। और 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी अभी आनी है, अभी कुछ हलचल होनी है, जब होनी है, लेकिन सारा पैसा स्क्वीज होके यहां से वहां निकल गया। अगर नहीं करते तो परेशानी, अगर कर दिया है तो परेशानी है ही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलता चलाता बिजनेस जो है ऑफ ट्रैक कर दिया हमने। चलिए एक और डील करते हैं, एक और डील करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन ये है कि देखो जी, जिस तरह से आप अपनी कंपनी को रन कर रहे हो ना, इस तरह से ये कंपनी बड़ी हो नहीं सकती। अब कंपनी को बड़ा करने के लिए किसी ने गाइड क्या किया, आपको ना बड़ी-बड़ी बड़ी-बड़ी कंपनियों का काम करना चाहिए। जैसे कि ये जो ओईएम टाइप का आपसे काम करवाते हैं ना, जैसे हुंडई है, टाटा है और मारुति है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े-बड़े नाम हैं। या अगर आप बजाज की बात करें, या आप बात करें रिलायंस की बात करें, या किसी अडानी ग्रुप की बात करें, वो आपको एक फिक्स ऑर्डर देंगे जिसके अंदर पूरे साल का परचेज ऑर्डर पहले से मिल जाता है, और लगातार प्रोडक्शन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उनको सप्लाई करते जाओ। भाई साहब, सब चीजें ऑटोमेशन के अंदर चलती है। काम करो तो बड़ी कंपनियों का करो। अब ये छोटा सा प्लांट है, अब इसके अंदर सिक्स सिग्मा के हिसाब से आपको पूरी की पूरी रिनोवेशन रिक्रिएशन करनी चाहिए। अब पहले ही छोटी यूनिट है, बड़ी मुश्किल से चल रही है। अब सपने बड़े बड़े हैं, काम करेंगे तो बड़ी कंपनी का करेंगे। अब उसके लिए तो भाई पैसे लगाने पड़ेंगे, कंसल्टेंट भी हायर करने पड़ेंगे, और पूरा का पूरा रिफॉर्म रिफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब उसके लिए खूब सारा पैसा लगेगा। हमने कहा चल देखी जाएगी, ओ देखी जाएगी। ले लो ये रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन, होमवर्क किया नहीं,
फंड की अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल क्लोजर पूरा है नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इन बड़ी-बड़ी कंपनियों का काम करने से आपकी ग्रोथ हो जाएगी, तो हमने भी यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ से लोन-वोन पकड़ के काम करके अपनी कंपनी को अपग्रेड करने के ऊपर लगा दिया और ओईएम की लाइन के अंदर खड़े हो गए। पता लगा पहले ही एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बहुत लंबी लाइन लोगों की लगी हुई थी। बट वो रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन या तो ले लिया या नहीं ले लिया। जब ले लिया तो पूरी की पूरी कंपनी डीरेल हो गई। ये चौथी कैटेगरी है। अच्छा, तो पांचवी, आप कह रहे जगमोहन कितनी कैटेगरी लेकर आए हो? मेरे दोस्त, ये वो फाइनेंशियल डिसीजन है जो लाइफ में कभी ना कभी आपको भी काउंटर करनी पड़ी होगी, या कर रहे हो, या आने वाले समय के अंदर करोगे, करोगे। आज का सेशन ना आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, इसलिए बड़े आराम से, शांति से सुन लो, किस तरह की क्या रिस्की फाइनेंशियल डिसीज़न लाइफ के अंदर आती है। उसका मैं सीक्रेट फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, सीक्रेट फ़ॉर्मूला टू टेक रिस्की फाइनेंशियल डिसीज़न। इसलिए पेशेंस के साथ में पहले प्रॉब्लम सुन लो। आ जाओ, सप्लायर। हमने ना सप्लायर बनना है। किसका सप्लायर बनना है? सेल करनी है, एमएनसी कंपनियों की सेल करनी है। भाई एमएनसी कंपनियों को तो माल बेचेंगे तभी तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो कैसे? देखो जी, उनको काम सप्लाई करो ना, बस एक बार मटेरियल दे दो, 60 दिनों के अंदर पेमेंट आ ही जाती है उनकी तरफ से सीधी। आरटीजीएस आ जाती है 60 दिनों के बाद। हाँ, 60 दिनों का मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। एक तो गुड क्वालिटी का मटेरियल लेना पड़ेगा, और गुड क्वालिटी का लेने के लिए जिस रेट के ऊपर उनको सप्लाई करना है, अब वो रेट काफ़ी कम है जिस पर मुझे उनको एमएनसी कंपनी को सप्लाई करना है, तो मुझे मार्जिन भी कम से कम रखना पड़ेगा। मुझे जो है मुझे जो है उसके लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का खरीदना होगा और पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे। तो ऑर्डर तो मिल जाएगा, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का ऑर्डर देने के लिए भी तैयार हैं, परचेज़ वाले से भी बात हो चुकी है। तो वहाँ पर आप किसी एमएनसी कंपनी को सप्लाई करने के लिए डील है, रोज़-रोज़ वहाँ के परचेज़ ऑफिसर का फ़ोन आता है, भाई साहब मैनेजमेंट चेंज होने वाली है, देख लो मैंने बात करके रखी हुई है, आप सप्लाई कर सकते हो। आप कर दो, पेमेंट टर्म 60 डेज़ की है, पैसे मिल जाएँगे, आप कहीं से बिल डिस्काउंटिंग करवा लेना, बात कर लो, या आप सप्लायर से बात कर लो, जो आपकी घर की प्रॉपर्टी है उसको बेच दो, होम लोन ले लो, जो करना है कर कर आके एक बार तो आप इस सर्कल में आ जाओ। क्या? किसी एमएनसी कंपनी को सप्लाई करने के पोजीशन के अंदर। जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट जो है वो कैंडल बड़ी बल्क में खरीद रही है, वॉलमार्ट जो है वो स्टेशनरी आइटम बड़ी बल्क में खरीद रही है, वॉलमार्ट आइटम जो है वो दिवाली की गिफ्ट आइटम या बर्थडे की आइटम या न्यू ईयर की आइटम या क्रिसमस की आइटम बड़े बल्क में खरीद रही है। कभी भी कहीं से भी कुछ भी मैनेज करो, ये ऑर्डर आज की डेट में मेरे हाथ में है और ये आप कर लो। तो हमने कहा यार ये तो करना चाहिए। इसके लिए करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ जो भी चाहिए, एक बार तो आपको चाहिए, ताकि सप्लायर से लें, कुछ खुद बना दे, कुछ बाहर से बना दे और कर करा के उस एमएनसी कंपनी के मत्थे दे दें और दे दें, उसको सप्लाई कर दें। अब ये करें कि ना करें? नहीं करते तो वो यार इतना बड़ा मौका आया था कंपनियों के साथ जुड़ने का, छूट गया। करते हैं तो पैसे कहाँ से आएँगे? पैसे कहाँ से आएँगे? अच्छा भला ट्रैक चल रहा था, पैसे कहाँ से आएँगे? और क्या होता है? रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन एक और ले लो, एक और ले लो। आपके मन में ना ये आ गया कि अब ना मुझे बिज़नेस को ना डाइवर्सिफ़ाई करना है। ये जो मैं केमिकल का धंधा कर रहा हूँ ना, केमिकल का बिज़नेस कर रहा हूँ, केमिकल के धंधे में बड़ी परेशानी है। 6-6 महीने के अंदर तो पेमेंट आती है, 6-6 महीने में। ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्की बिज़नेस है, केमिकल का बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन चलो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोड्यूसिंग करते हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, व्हाटएवर द बिज़नेस यू आर डूइंग, आपको लगा मुझे ना अब डाइवर्सिफ़ाई कर लेना चाहिए। डाइवर्सिफ़ाई भी कहाँ करूँगा? मैं ना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोलूँगा, वो भी एक प्राइम लोकेशन के ऊपर। लोग आएँगे, मेरा अपना रेस्टोरेंट होगा, बड़ा शानदार नाम है, रात को उसके ऊपर लाइटें चमक रही हैं और वो उस प्राइम लोकेशन के ऊपर। इनफैक्ट मैं वहाँ पर तो अपनी क्लाइंट्स की मीटिंग भी कर लिया करूँगा, और क्या नाम होगा, शोहरत होगी, और जो मेरा क्लब है,
क्लब वालों को जब पता लगेगा कि हमने भी एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट उस शानदार जगह के ऊपर खोल लिया है, उसके अंदर ना ऐसी-ऐसी डिशेज़ मैं रखूँगा, ऐसी-ऐसी उसके अंदर मैं वैराइटीज़ रखूँगा और उसके अंदर ऐसी एम्बियंस प्रोवाइड करूँगा, ऐसी लुक प्रोवाइड करूँगा, ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करूँगा। मैं ना बचपन से ही शुरू से ही सोचता था कि ये तो मैं ऐसे ही केमिकल लाइन के अंदर आ गया, चलो इतने साल काम कर लिया, टेंशन, दुखी, परेशान, लेकिन अब ना समय आ गया है एक बड़ी डिसीज़न लेने का कि मुझे ना अब एक रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए। तो मैं उस रेस्टोरेंट के ऊपर जो लगाने पैसे और बढ़िया वाले 5 स्टार के जो शेफ़ होते हैं ना संजीव कपूर जैसे, वैसे वाले शेफ़ मैंने वहाँ पे लाके रखने हैं। एक बार तो मैं कर ही देता हूँ। अब क्योंकि वो शेफ़ भी आपसे मिल चुका है, बिज़नेस प्लान आपके पास आ चुका है, आप दुबई भी एक चक्कर लगा कर आ गए हो। जो भी कोई दुबई जाता है ना और वहाँ के रेस्टोरेंट्स को देखता है और वहाँ की कुलिनरी को देखता है, वो कहता है कि यार काम हो तो रेस्टोरेंट वाला हो। देखो छोटी-सी दुबई है, इतने रेस्टोरेंट है, सारे ही चल रहे हैं। अब बढ़िया क्वालिटी हो ना, चल ही जाते हैं। तो ऐसे करके दुबई का पूरा आपके ऊपर इम्पैक्ट है। एट द सेम टाइम आपके ऊपर जो कंसल्टेंट हैं, जो प्रोसेस है और जो चीज़ें हैं, फिर फैमिली है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, सारे के सारे कह रहे हैं, "वाह! ये आपने डिसीज़न लिया, खोल दो एक बढ़िया-सा रेस्टोरेंट।" तो आपने कहा, "यार, ये ना एक रिस्की फाइनेंशियल डिसीज़न है, तो मैं लगा ही देता हूँ पैसे।" तो खोल दिया रेस्टोरेंट। ये 6 तरह की डिसीज़न मैंने आपको बताई हैं। ये हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी आ रही थी, आ रही हैं या आने वाली हैं। समराइज़ करते हैं। पहली मैंने बोला कि साथ वाली प्रॉपर्टी मिल रही है, उसको ले लें क्या? अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, तो साथ वाला ऑफ़िस मिल रहा है, बड़ा है, महँगा है, लेकिन मिल रहा है। अपनी अभी बिज़नेस की हालत ठीक नहीं है। दूसरी क्या थी? अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को मैं इंक्रीज़ कर दूँ क्या? इतना बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री बना दूँ क्या? तीसरा क्या था कि वो जो बड़ा पीस ऑफ लैंड है उसको खरीद लूँ क्या? चौथा क्या था कि मुझे ना ओईएम सप्लायर बनना है, उसके लिए अपनी पूरी की पूरी एक्जिस्टिंग फैक्ट्री को अपग्रेड करना होगा तो खूब सारे पैसे लगा दूँ क्या? उसके बाद था कि आप किसी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के सप्लायर बनना चाहते हो जहाँ पर पेमेंट टर्म्स 60 दिन की है। उसके बाद क्या है कि बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई करना चाह रहे हैं, जिस बिज़नेस के अंदर हैं अभी उसकी हालत खराब है और साथ के साथ आपने रेस्टोरेंट भी खोलने का फैसला कर लिया, तो ये रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन है। लें कि ना लें, जितनी मुश्किल प्रॉब्लम है ना और जिस तरीके से हमें ये लग रहा है, सॉल्यूशन उतना मुश्किल नहीं है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, सिर्फ अपने माइंड को समझाने वाली बात है। बताऊँ वो सीक्रेट फ़ॉर्मूला? सीक्रेट फ़ॉर्मूला को समझने के लिए इसको 2 स्टेप्स के अंदर समझेंगे। पहला स्टेप ये है, बिज़नेस सेपरेट है, आप सेपरेट हो। इस बात को ना सुन लो, समझ लो, जान लो, मान लो, फ़ॉलो कर लो, दिल में बिठा लो, छाप दो दिमाग के अंदर। अपने न्यूरो पैटर्न के अंदर ना पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश करके आपको क्लियर विजिबिलिटी के साथ में अब ना दिखना शुरू हो गया है कि बिजनेस सेपरेट है और मैं सेपरेट हूं। यानी कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, हमारी अपनी नीड्स होती हैं, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं जिंदा रहने के लिए और हम हमें हमें हर तरह के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, लव का, एंगर का, हर तरीके के इमोशंस आते हैं। वो इमोशनल नीड्स भी जरूरी है, कभी मोटिवेशन चाहिए तो कभी लव चाहिए तो कभी कभी कुछ ना कुछ चाहिए, कभी सोसाइटी, फन, इंटरटेनमेंट, बिजीनेस, सब सब कुछ चाहिए ह्यूमन बींग्स को। उसी तरह से जो बिजनेस है ना वो पूरी तरह से सेपरेट है, उसकी अपनी नीड्स हैं, उसकी अपनी नीड्स हैं। तो बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल चाहिए। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल चाहिए। किसके अराउंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल चाहिए? उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल चाहिए अराउंड द पर्पस।
जिस पर्पस के लिए ये बिज़नेस खोला गया है। अब जैसे हमें ऑक्सीजन और साँस चाहिए होती है, उसी तरह से बिज़नेस को ना वर्किंग कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए। जिस तरह का बिज़नेस मॉडल है, उस तरह के बिज़नेस को रन करने के लिए उसको जितनी सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो चाहिए। अदरवाइज़ वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। हमने अपना बड़ा प्लॉट खरीदने के लिए सारा ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें से निकाला, साथ वाले प्लॉट में लगा दिया, विद द वर्ड देखी जाएगी, ये ऑलमोस्ट मरने की स्थिति के अंदर आ जाता है। ऑलमोस्ट मरने की स्थिति के अंदर आ जाता है। किसी तरीके से आपकी हिम्मत से, जोश से, भगवान की कृपा से, सत्संग से और जाने क्या-क्या है, इतना बड़ा रिस्क लेके हम निकल के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो हो गया कि आपने बिल्डिंग से छलांग लगा दी, नीचे से रेता का ट्रक निकल रहा था, टाइमिंग इतनी शानदार थी कि आप जब नीचे गिरे और वो रेता का ट्रक उसी समय नीचे आया और हड्डियां टूटने से बच गई। वो महज एक कोइंसिडेंस था, जब इस तरह की डिसीजन ली जाती है। लेकिन बिजनेस तो अपने आप में एक सेपरेट था। उसको अपनी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट थी। हर बिज़नेस का ना एक स्टेज होता है, एक स्टार्टअप स्टेज होती है, फिर उसकी थोड़ी आगे बढ़ती है तो शेकी स्टेज होती है, शेकी स्टेज के अंदर फिर वो ग्रोथ स्टेज के अंदर आता है, ग्रोथ के बाद वो एक्सपेंशन के अंदर जाता है, एक्सपेंशन के बाद फिर वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाता है। डिक्लाइनिंग को फिर हमें अपग्रेड करके उसको ग्रोथ की स्टेज के ऊपर लेकर आना पड़ता है विद दी रिनोवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस होता है। तो बिजनेस की अपनी पूरी की पूरी चीजें हैं। अब हम वहां पर जब एज ए प्रोप्राइटर, एज ए पार्टनर, एज ए पर्सनलाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो बना दी है, हाथ डाल के सारे पैसे निकाल के बाहर कर जाते हैं, तो ये पौधा पानी के अभाव में मर भी सकता है। तो पहली बात सुन लो, समझ लो, जान लो, देख लो, बिजनेस को ना प्लीज, बिजनेस को प्लीज बिजनेस की तरह ही चलने दीजिए। बिजनेस को बिजनेस की तरह ही चलने दीजिए। जैसे ही उसको छेड़ेंगे, इतने ज्यादा 6 तरह की रिस्की डिसीजन उसके ऊपर ला देंगे, तो हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं, हो सकता है कि वो नाकामयाब हो जाएं। तो डिसीजन ये नहीं थी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नई डील अच्छी है कि नहीं। अरे नई वाली डील तो अच्छी है अच्छी। ये 6 की 6 डील्स जो है ना, ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी डील्स हैं। तभी तो चैन नहीं पड़ रहा आपको, तभी तो नींद नहीं आ रही, तभी तो दिल कर रहा है कि बस ले लो। बट ये जो मेरा मेरा मासूम सा, प्यारा सा, स्मार्ट सा, इंटेलिजेंट सा बिजनेस है, इसकी क्यों जान ले रखी है आपने? नहीं, नहीं। बिजनेस इज सेपरेट, आप सेपरेट हो। अपने सारे के सारे इमोशन जो है ना, वो बिजनेस के ऊपर लादने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट फार्मूला बता रहा हूं मैं। तो फिर क्या करें? पॉइंट नंबर 2, जैसे बिजनेस होता है ना, उसका अपना स्टाइल है, उसका अपना फेस है, उसको जिस समय जो चाहिए उसी तरीके से। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? आपकी आपकी यानी कि इस ओनर की, इस प्रमोटर की, इस डायरेक्टर की, इस इसकी अपनी नेटवर्थ है। क्या है? नेटवर्थ। नेटवर्थ। तो ये सारी की सारी जो डिसीजन थी ना, ये सारी की सारी किसके बेस पे होनी चाहिए? ये आपकी अपनी नेटवर्थ के बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। आपकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर होनी चाहिए। आपकी इंडिविजुअल यानी कि जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, एज ए इन्वेस्टर। तो मैं क्या बोलूंगा? अब आप क्या हैं? आप इन्वेस्टर हो। तो ये बिजनेस है, तो ये इन्वेस्टर हो आप, इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर की जो नेटवर्थ है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास पैसे है ही नहीं, लेकिन साथ लगता प्लाट मिल रहा है, तो एज ए इन्वेस्टर ना आप खुद प्लानिंग करो। खुद प्लानिंग करो कि मेरे पास तो लिमिटेड से पैसे हैं, बिजनेस से मैं इतने निकाल सकता हूं, क्योंकि उसको अपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की चाहिए। अब मैं अपने इंडिविजुअल बिहाफ के ऊपर क्या मैं किसी को अपने साथ अटैच कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को अटैच कर सकता हूँ कि ये जो गोल्ड पड़ा हुआ है इतने टाइम का, या वो हमारी अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है गांव के अंदर, उसके अगेंस्ट में हम कोलेटरल रख के क्या इंडिविजुअल बिहाफ के ऊपर कुछ लोन ले लें और साथ वाला प्लॉट खरीद लें? क्योंकि प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी खरीदना, या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेके नई प्रॉपर्टी खरीदना और ईएमआई देने के लिए आपके बिजनेस के अंदर पैसे अवेलेबल हैं, तो वो एक अलग दुनिया है, यानी कि वो आपकी नेटवर्थ की दुनिया है। ये डील करने के बावजूद भी आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव रहती है। या आप किसी पार्टनर को साथ में इंक्लूड करना चाहते हो, या
आप उस डील को इस तरह से करना चाहते हो कि चलो लॉन्ग टर्म का हम पेमेंट प्लान रख लेते हैं, अभी हम कुछ कर रहे हैं लेकिन बाकी पेमेंट 1 से 3 साल के अंदर करूँगा, ऐसी डील भी मिल जाती है। जो साथ वाला मिलता प्लाट मिल रहा था, भाई साहब क्यों बेच रहे हो अपनी फैक्ट्री? इसलिए बेच रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ। अच्छा, तो बेच-बूझ के ही जाऊँगा, अभी कनाडा के लिए कितने पैसे चाहिए? इतने, चलो मैं आपको ना एक टोकन मनी देता हूँ इतने टाइम की और डिसीज़न भी आपको फ्री रखता हूँ। तो आप जो है जाओ कनाडा, अपना काम करो, ये पैसे मेरे से ले लो, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अगर एक्स वाई ज़ेड कंडीशन हो गई तो आप प्रॉपर्टी मत बेचना, अगर पी-क्यू-आर कंडीशन हो गई तो प्रॉपर्टी बेच देना, तब तक मेरे पास भी 1 साल का समय रहेगा, आप अपना काम निकालो, मैं अपना निकालता हूँ, बाकी प्रॉपर्टी आपने बेचनी क्यों है? उसके वेल-विशर बन गए। डील को आपने अपनी नेटवर्थ के अकॉर्डिंगली मोल्ड करने की कोशिश की, अपने बिज़नेस के ऊपर लालच या ग्रीड या फियर ऑफ मिसिंग आउट के द्वारा इसको रिस्क में नहीं डाल दिया। किसको? बिज़नेस को। तो नेटवर्थ क्या बोल रहा हूँ मैं? डिसीजन किसके बेसिस के ऊपर आएगी? बिज़नेस की डिसीजन बिज़नेस की होती हैं, इस तरह की जो डिसीजंस होती हैं वो आपकी नेट वर्थ की डील होती हैं। तो पहली बात, क्या आप अपनी नेट वर्थ स्टेटमेंट बनाते हो? आपकी नेट वर्थ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपकी नेट वर्थ ट्रैकिंग बनी हुई है? मंथ बाय मंथ आपकी नेट वर्थ ग्रो कर रही है क्या? नेट वर्थ को देख रहे हैं क्या? उसको असेस कर रहे हैं? क्या होती है नेट वर्थ? नेट वर्थ के 4 हिस्से होते हैं। पहला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि आपकी अलमारी में कितना कैश पड़ा है, आपके बैंकों में कितना पैसा पड़ा है, आपका म्यूचुअल फंड वगैरह में कितना, बैंक्स एफडी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना पैसा है, एकदम फ्रीली लिक्विड। मार्केटेबल एसेट कितने हैं, शेयर, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या और इस तरह से कितने पैसे लगा रखे हैं आपने। आपके लॉन्ग टर्म एसेट कौन कौन से हैं, प्लॉट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन दी अदर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन दी ओन बिजनेस कितनी है, और पर्सनल एसेट जैसे ज्वेलरी एटसेट्रा कितनी है, माइनस माइनस शॉर्ट टर्म जो लोन ले रखे हैं आपने, माइनस जो लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं। तो इसको मिला के ये अभी नवंबर का महीना खत्म हुआ है, तब कितनी थी, अक्टूबर में कितनी थी, सितंबर में कितनी थी, अगस्त में कितनी थी और जुलाई में कितनी थी। पिछले 12 महीनों का ट्रेंड एक ही शीट के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि मेरी नेटवर्थ कितनी है, मेरे परिवार की नेटवर्थ कितनी है। ये जो मैं डील करने के लिए जा रहा हूं अपनी नेटवर्थ से कर रहा हूं एज ए इन्वेस्टर, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बड़ा रिस्क लेना चाहिए तो क्या मैं उधर से लोन ले लूं पर्सनलाइज लेवल के ऊपर। बिजनेस कितना फ्री कैश रिजर्व जनरेट कर सकता है ताकि वो मैं अपनी कंपनी में सैलरी बढ़ा लूं क्या, कंपनी में सैलरी बढ़ा लूं क्या, या कंपनी में से रेंटल बढ़ा लूं क्या, या कंपनी में से इंटरेस्ट और लोन बढ़ा लूं, ताकि कंपनी अपना चलती रहे, वो मुझे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट दे, और वहां से जो पैसा आएगा जो मैंने अपनी पर्सनल नेटवर्थ के अगेंस्ट में लोन लिया है वहां से उसको कितने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रीपे कर सकता हूं। ये पूरी की पूरी तरह से हमारी नेट वर्थ की डिसीजन थी, अपनी नेटवर्थ की थी। और अगर समय नहीं आया है, अगर समय नहीं आया है और मेरी पर्सनल नेटवर्थ के अंदर अभी वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो मत लो। अरे मत लो। इत, अरे जिंदगी में अपॉर्चुनिटियां थी, अपॉर्चुनिटियां हैं और अपॉर्चुनिटीज रहेंगी रहेंगी। ये साथ वाली बिल्डिंग मिल रही है, साथ वाला प्लॉट मिल रहा है, अगर आज नहीं लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और जिंदगी में ना अपॉर्चुनिटियां आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। खुश रहो, हैप्पी रहो, तरीके से रहो। बिजनेस को तो बख्श दो, बिजनेस को तो अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से चलने दो, लेकिन नेटवर्थ के अंदर अगर डील नेटवर्थ अलाउ करती है तो कर लो, नहीं अलाउ करती तो मत करो। नेटवर्थ को बिजनेस अगर कैश फ्लो देता है तो ठीक है, नहीं देता तो मत करो। लालच किस बात का है, किस बात का लालच है मुझे बताओ, किस बात का लालच है। तो यानी कि क्यों ना प्रोएक्टिव अप्रोच अपना के चले। आप कैश फ्लो एक्सपर्ट के पास कब आते हो, जब पूरी तरह से जंजाल में फंस चुके होते हो, एकदम एकदम फंस चुके होते हो, बिल्कुल सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बची, इतनी सी ऑक्सीजन बची है। तो कैश फ्लो एक्सपर्ट आज कह रहा है आपसे कि भैया प्रिवेंटिव नाम की भी चीज होती है। रोज सुबह पार्क में जा रहे हैं, रोज सुबह पार्क में जा रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल वैसे ही ठीक रहेगा। कई तरह की जो बीपी शुगर की बीमारियां आएंगी नहीं। प्रिवेंटिव रहना है। प्रिवेंटिव क्या कहता है, जब मुझे पता लग ही गया है तो पहले दिन से ही, यानी कि आज ही मेरे पास मेरा आइडेंटिफाइड पोर्टफोलियो क्यों नहीं है,
क्यों नहीं मेरे पास? आज पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब बिज़नेस जो है वो मनी मेकिंग मशीन है। अगर आप इसको ढंग से लालन पालन पोषण कर रहे हो ना, तो क्या करेगा ये बिज़नेस ना ऑर्गेनिक ग्रोथ भी देता है, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ भी देता है। यस, डील्स आती रहती हैं। बिज़नेस में डील्स आती रहती हैं, आपको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ करने का मौका भी मिलता है। कहाँ पर? बिज़नेस के अंदर। अरे बिज़नेस तो हाईएस्ट मोस्ट वैल्यूएबल सबसे तेज़ी से आरओआई देने वाला एसेट है आपका। कौन? बिज़नेस। सबसे तेज़ी से देने वाला। उसमें क्या चाहिए? क्रिएटिविटी, क्या चाहिए? इनोवेशन, क्या चाहिए? कोलैबोरेशन, क्या चाहिए? जॉइंट वेंचर, क्या चाहिए? अवेयरनेस, क्या चाहिए? आपको ना आपको ग्लोबल विलेज की तरह देखना है अपने बिज़नेस को। आपके बिज़नेस का आइडिया कैसे क्लिक करके कहाँ-कहाँ पर कोलैबोरेट करके अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बिज़नेस मल्टीप्लाई कर रहा है, वो कैश जनरेट कर रहा है, उस कैश की वजह से नेटवर्थ इंक्रीज़ हो रही है। इस नेटवर्क की वजह से आप बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो एज ए कोलेटरल। यानी कि बिजनेस किया था लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, अभी लाइफ लगा रखी है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि सीक्रेट फार्मूला क्या है? सीक्रेट फार्मूला के दो स्टेप हुए। स्टेप नंबर वन, हम जान ले कि बिजनेस इज सेपरेट, वी आर ए इन्वेस्टर और हम सेपरेट हैं। हम बिल्कुल सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, जो भी मैंने 6 कैटेगरी की डिसीजन आपको बताई है, वो पूरी तरह से बिज़नेस की वर्किंग कैपिटल बाहर निकाल के नहीं, बिज़नेस के एसेट बाहर निकाल के नहीं, बिज़नेस को रिस्क पे रख के नहीं, हम अपनी अपनी नेट वर्थ के बेसिस के ऊपर करेंगे। अपनी नेट वर्थ का मतलब हो गया कि हम जॉइंट वेंचर भी किसी के साथ में कर सकते हैं, इन्वेस्टर के साथ में जुड़ सकते हैं, उस डील को बहुत क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, तो नेट वर्थ के बेसिस पे किया जाएगा। अगर नेटवर्थ अलाउ करती है तो कर लो, नहीं करती तो मत करो। कुछ भी मिस आउट नहीं हो रहा। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब इस तरह की डील आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, तो आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके जरा देख लो, देख लो, सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेट गो। ऐसी अबंडेंस ऑफ डील्स और भी लाइफ के अंदर आएंगी। और अगर आपकी नेटवर्थ यहाँ पर अलाउ कर रही है और कैश फ्लो यहाँ पर है, तो छोड़ो मत डील को। ये जो देखी जाएगी वाला काम कर रहे हो ना, अब चलेगा नहीं। देखी जाएगी वाला काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपकी भी लाइफ के फेसेस होते हैं ना, कि जब आप 20 साल से 30 साल के अंदर हो तो देखी जाएगी, तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। जब 30 साल से 40 साल के अंदर हो, तो वही 20 से 30 वाली अप्रोच थोड़ी चल सकती है, देखी जाएगी। जब आप 40 से 50 के ब्रैकेट के अंदर हो, देखी जाएगी। 50 से 60 के ब्रैकेट के अंदर हो, देखी जाएगी। 60 से ऊपर हो, तो मैंने तो कई बिज़नेस ओनर को 50 और 60 साल की उम्र में अपना नया स्टार्टअप खड़े करते हुए देखा है। और वो कहते हैं कि यार मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब ना मैं ऐसे करके देखता हूँ, हम होंगे कामयाब एक दिन। 60 से ऊपर वाले भी लगे हैं। बड़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज भी हैं। केएफसी की स्टोरी है कि उन्होंने इस ईला अरुण की स्टोरी है, वहां गाना शुरू किया उन्होंने, लाइक दैट। फिर हम अपने आप को मोटिवेट करके चलते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है। मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आपका पर्सनैलिटी ट्रेट ना, आपका पर्सनैलिटी ट्रेट आपकी नेटवर्थ पे हावी होना चाहिए। आपका पर्सनैलिटी ट्रेट बिजनेस पे हावी नहीं होना चाहिए। बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरह से समझ गए हो। अपनी पर्सनैलिटी से अपनी नेटवर्थ के ऊपर रिस्क लो, अपनी पर्सनैलिटी से बिजनेस को डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी से जब हम बिजनेस को डिस्टर्ब करते हैं, और अपने बिजनेस को जब हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे होते हैं, हमारे पास मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन कोई देख रहा है, लाइक ऑपरेशन सेल्स एंड मार्केटिंग कोई देख रहा है। फिर जब इस तरह की हम ये बदतमीजी वाली डिसीजन लेते हैं ना, तो आपकी कंपनी के लोग पता क्या बोलते हैं? अरे लाला जी को कुछ पड़ी नहीं है, लाला जी कुछ भी कर देते हैं, कहीं जाके प्लाट ले आते हैं। अच्छा भला बिजनेस चल रहा था, बड़े ऑर्डर आए हुए थे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने सारा पैसा चूस लिया। अचानक से फोन करते हैं, अकाउंटेंट जी, हाँ जी, एक काम करो, 70 लाख रुपए की आरटीजीएस कर दो। क्यों सर? एक प्लॉट की डील मिली है, वहां पे कर दो। तो वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपकी कंपनी की ना बहुत नाराज रहती है आपसे, आपके सामने बोलती नहीं है।
आपके सामने बोलती नहीं है, वो चुप रहते हैं, उनको पता है नौकरी भी तो करनी है, सैलरी मिल रही है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ठीक-ठाक सैलरी मिल रही है। लाला जी को कुछ भी बोला, तो लाला जी नाराज़ होके निकाल देंगे। अबे करने दो जो कर रहे हैं, फिर देखेंगे जब पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, इन्हीं को बोलेंगे और हमें भी परेशान रहने की आदत है। हमें भी परेशान रहने की आदत है। पहले अनाप-शनाप कोई भी डील उठा के कर देंगे और बाद में जब कंपनी की मैनेजमेंट हमसे पैसा माँगती है, फिर पैसा अरेंज करने में लगे रहते हैं। मार्केट से 1%, 2%, 3%, 5-5% पर मंथ के ब्याज के ऊपर दस्ती पैसा उठा के बिज़नेस के अंदर डाल देते हैं। फिर उसी का चक्रव्यूह चलना शुरू हो जाता है। उसी का चक्रव्यूह, ये कमेटी उठाई करोल बाग से, तो ये उठाया, तो वो उठाया, तो जाने क्या-क्या किया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? समझ रहे हो? पता लग गया फॉर्मूला। सो दैट वाज द पॉइंट माय डियर फ्रेंड दैट आई वांटेड टू bring forth in your life. Secret formula to take risky financial decision. Business is separate, your investor is separate. business की requirement के हिसाब से business model के ऊपर काम करेगा, investor हमेशा 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 अपनी net worth के ऊपर काम करेगा। So this is what I wanted to bring to your knowledge in today's session. तो कैसा रहा जी आपके लिए आज का सेशन? आप रिलेट कर पा रहे हो? अगर रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स जो मेरे साथ आज लाइव है सेशन के अंदर। और कोई सवाल आ रहा हो दिमाग के अंदर, कोई पॉइंट आ रहा हो, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अरे वाह 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 क्या बात है। आज तो 5 AM में लगता है पूरा हिंदुस्तान ही आया हुआ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपकी कमिटमेंट बिना ग्रेट है। धर्मेंद्र झा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द 5 AM सेशन। और हमारे साथ डॉक्टर संजय नरवाल जी तो हमेशा हमेशा लाइव होते हैं। आपकी कमिटमेंट तो काबिले तारीफ है। शिवम कुमार जी वेलकम। राहुल अग्रवाल जी क्या बात है। चिन्मय मित्तल जी, धर्मेंद्र झा जी, आदिल अब्बास जी, सुधीर सिंगल जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं माइंड ब्लोइंग सर। प्रणय हांडा जी, देवदत्त भाटिया जी, धर्मेंद्र झा जी, सुशील जी कह रहे हैं भैया आई ओपनिंग पॉइंट बता दिया आपने। यस सर, यस सर, यस 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 यस। ये ना क्रक्स है। मैं दिन रात ना बातें करता हूँ बिजनेस ओनर के साथ में, उठता बैठता सोता जागता हूँ इन्हीं के अराउंड में ना, जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है इन्हीं 5-6 पॉइंटों के अराउंड होती है। चिन्मय मित्तल जी कह रहे हैं सर हाउ मच सैलरी वी शुड टेक फ्रॉम आवर बिजनेस। हमें अपने बिजनेस से कितनी सैलरी लेनी चाहिए? हमें अपने बिजनेस से इंक्रीमेंटल सैलरी लेनी चाहिए। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब हो गया? पहले डिसाइड कर लो एक फिगर डिसाइड कर लो जितनी की आपको चाहिए कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए। वो एक एक बेसिक फिगर तो आप डिसाइड कर लो। वो 50,000 मंथ होए, 75,000 मंथ होए, लाख होए, 2 लाख होए, पहले अपने को कर लो। अब वो बिज़नेस रेगुलरली आपको दे रहा है। उसके बाद ना आपने उसको इंक्रीमेंटल के अंदर लगा देना है। इधर से बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा है, इधर से अपनी सैलरी बढ़ाते चले जाओ। तो आपकी पर्सनल सैलरी जो है ना, 1 करोड़ रुपए 1 साल तक ले सकते हो। 1 करोड़ रुपए 1 साल तक ले सकते हो। मान लो आपकी एलएलपी कंपनी है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है आपकी और आप या प्राइवेट कंपनी वट एवर, तो उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन अलग से करेंगे। तो क्वेश्चन सैलरी का आया है, तो कंपनी से अप टू 1 करोड़ की सैलरी ले लेना। बाकी आप प्रॉफिट को विड्रा कर सकते हो अगर एलएलपी है तो। राइट, अप टू 1 करोड़, ताकि आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाए। कम से कम वो जितनी आपको चाहिए फिर इंक्रीमेंटल कर देना चाहिए। प्रोप्राइटर है तो ड्राइंग्स लेनी चाहिए। भाई अगर देवदत्त भट्ट जी कह रहे हैं प्रोप्राइटर है, तो सैलरी की जगह एक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट ड्राइंग्स निकालो कंपनी में से। यस, ठीक है वैष्णो जी, वाह वाह वाह, आप कह रहे हैं वेरी यूजफुल, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। सुरेंद्र जैन जी, रियली आई ओपनिंग सर, गॉट इट। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं टू सेव द इनकम टैक्स इट इज वाइज टू पुट ऑल द पर्सनल फैमिली एक्सपेंस ऑन कंपनीज अकाउंट। बिल्कुल करना चाहिए। आपकी फैमिली की सैलरी आ सकती है, उनकी कंसल्टेंसी आ सकती है, लाइक दैट करना चाहिए। वो टैक्स प्लानिंग शीट तो आपको बता ही रही है। प्लीज शेयर लर्निंग ऑफ मिस्टर अनिल गुप्ता ऑन 16th। हाँ हाँ, अनिल गुप्ता जी ने क्या कहा था? अनिल गुप्ता जी ने ना, आप जरूर 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 पढ़ लेना चाहिए उसको, कमाल है। अनिल गुप्ता जी की स्पीच तो मैं ना आपको ना शेयर ही कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। वो तो ना काबिल तारीफ है। यूट्यूब पे ना उतना हिस्सा काट के ना उनकी स्पीच का रियल लाइफ एक्सपीरियंस बोल रहा है उनका, जिसने एक हम्बल स्टार्ट से 5,000 करोड़ की एम्पायर खड़ी कर दी। उनकी लर्निंग के महेश्वरी जी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ उतनी कटिंग बना के, जिसमें क्या था
कमाल है, मतलब इतनी डेप्थ है कि वो मुझे शेयर ही करनी पड़ेगी। ओके, राहुल अग्रवाल जी कह रहे हैं सम टाइम देयर इज अ नीड टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी अदरवाइज वी विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। इज दैट ओके? वी टेक सम रिस्क एट द टाइम अदरवाइज द इंटायर बिजनेस विल कोलैप्स। देखिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना ये इन्वेस्टर की डिसीजन नहीं थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना बिजनेस की डिसीजन है। इसका मतलब है बिजनेस मॉडल रिक्वायर करता है, बिजनेस मॉडल रिक्वायर करता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होनी चाहिए। तो बिल्कुल यस, 100% ये बिजनेस की डिसीजन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को चाहिए ना। देखो, वो जो ये 8,000 मीटर का या 80,000 मीटर का प्लॉट ले लिया था, ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी राहुल अग्रवाल जी। 8,000 मीटर का रिक्वायरमेंट बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो पर्सनल चूल थी, वो पर्सनल चूल थी। ये साथ वाली बिल्डिंग ले लेना बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये पर्सनल चूल थी। इसका मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना किसकी रिक्वायरमेंट है? बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो आप करोगे ही करोगे, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करेंगे करेंगे। शुड ए प्रोप्राइटर टेक सैलरी फ्रॉम कंपनी? हाँ हाँ, प्रोप्राइटर को एज ए ड्राइंग्स लेना चाहिए उसके अंदर से हर महीने कंसिस्टेंटली, एज पर लॉ। चिन्मय मित्तल जी ओके, थैंक यू। प्रणय जी कह रहे हैं सर सम टाइम वी टेक इमोशनल डिसीजन इन बिजनेस एंड देन रिग्रेट लेटर, सो वी शुड सी फाइनेंशियल ऑफ कंपनी एंड देन टेक डिसीजन। एब्सोल्युटली, कंपनी के फाइनेंशियल देखते हुए कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी को कोलैबोरेट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो करना चाहिए। पर्सनल इमोशनल सारे के सारे डिसीजन वॉरेन बफेट के हैं। आप भी तो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर हो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो अपनी नेटवर्थ के हिसाब से जिंदगी जियो। अरे 4 दिन की जिंदगी है, मस्ती से जियो। ये इतने बड़े वाले मतलब लाइफ अपनी फैमिली को रिस्क पे रख के क्या कर देते हो आप? नहीं 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 नहीं। इमोशनल डिसीजन आपकी नेटवर्थ में जाएंगे, बिजनेस डिसीजन बिजनेस में जाएंगे। क्या बढ़िया पॉइंट बोला। अच्छा, तो लखोटिया जी कह रहे हैं इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आल्सो 1 करोड़ सैलरी इज ओके। हाँ हाँ, प्राइवेट कंपनी से निकालो ना, 1 करोड़ तक की सैलरी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपकी कंपनी उतना अफोर्ड कर सकती है तो करेंगे। अप टू 1 करोड़ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तकरीबन बहुत सारे निकाल रहे हैं। सुरेंद्र जैन जी, सर हाउ मच सैलरी इन पार्टनरशिप फर्म? देखो, पार्टनरशिप फर्म में भी मैं चाहूंगा 1 करोड़ रुपए तक सैलरी लेना चाहूंगा। और कहां पर? पार्टनरशिप फर्म के अंदर। और बाकी तो हमें पता है प्रॉफिट मिल ही जाता है। और पार्टनरशिप फर्म में एक फार्मूला लगता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 40 छोटा बी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किस तरह से अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हो। पहले 3 लाख तक आप 90% सैलरी ले सकते हो, उसके ऊपर 60% ऑफ द प्रॉफिट की पार्टनर सैलरी ले सकते हैं। वो आपका सीए बता देगा, मैं भी सीए हूं, बता ही रहा हूं। तो बाकी जो है 1 to 1 करके पता लग जाएगा। बट आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस 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 यस, कि आप पार्टनरशिप से ले सकते हैं। उत्तम लाल जी कह रहे हैं इमोशनल डिसीजन ऑलवेज हार्मफुल फॉर द बिजनेस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इमोशन तो पर्सनल लाइफ के अंदर होते हैं, बिजनेस तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से चलेगा। डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं आई ओपनिंग सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय जी फॉर पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली। आप तो लाइफ में झंडे गाड़ी रहे हो, और मुझे पता है आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो ड्रीम है, आपका जो स्क्रीन सेवर है ना, जो मैंने 2020 में देखा था, मैं तो उसी में लिव इन कर रहा हूँ। क्या क्रिएटिविटी है आपकी। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं RTR DL टर्म लोन अदर देन ओडी एडहॉक कम अंडर लाइबिलिटी टू रिड्यूस फ्रॉम पर्सनल नेटवर्थ और ओनली सीसी लिमिट डज काउंट। देखो, ये सारे के सारे जो सीसी लिमिट वगैरह बिजनेस की है, ये टर्म लोन बिजनेस का है, तो ये बिजनेस का है सारा का सारा। जो कोई पर्सनल लोन है ना, वो आपकी पर्सनल लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। तो क्या होता है, सीसी लिमिट जो है वो बिजनेस के अंदर वैसे होनी ही नहीं चाहिए, स्यापा ही मुकाओ सीसी लिमिट खत्म करके। लखोटिया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस दैट इज फ्रॉम ट्रेडिंग टू गेटिंग मैन्युफैक्चरिंग शुड बी। बिल्कुल जाना चाहिए। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ओनली टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, ओनली टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। बाकी आप क्या करोगे? पतंजलि वाली अप्रोच फॉलो करोगे, बड़ी लिमिटेड अपनी खुद की प्रोडक्शन करोगे, बाकी सारी प्रोडक्शन आउटसोर्स, जब आप उसके अंदर मास्टरी कर चुके होगे। क्योंकि ट्रैवल लाइट करना है हमने, ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में, सारी मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान ना चला जाए। देवदत्त जी कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लेज एज कोलेटरल विद द बैंक एंड नॉट इन कंपनीज यूज शुड बी सोल्ड एंड प्रोसीड बी गिवन एज FDR एज कोलेटरल
और वेट फॉर प्रॉपर्टी टू बी अप्रिशिएटेड इन द मार्केट, वेट फॉर द प्रॉपर्टी टू बी अप्रिशिएटेड इन द मार्केट। एफडी में कन्वर्ट करा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने आप में खेल है और प्रॉपर्टी आपको ज्यादा रिटर्न देगी, प्रॉपर्टी आपको ज्यादा सेफ्टी देगी एज कंपेयर टू एफडी करा के ओडी कराना। सुधीर सिंघल जी कहते हैं हाउ टू कंट्रोल बिजनेस डिसीजन लाइक डूइंग एक्स्ट्रा परचेज एट लो प्राइस फॉर मोर जीपी। देखो ये सारा का सारा वहम है। इसके लिए ना सुधीर सिंघल जी अपने दिमाग को एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन दे दो। अगर आपको प्रॉफिट में और कैश फ्लो में किसी को चुनना होगा ना, प्रॉफिट कमाऊं कि कैश फ्लो पॉजिटिव रखूं, प्रॉफिट कमाऊं कि कैश फ्लो पॉजिटिव रखूं, आई चूज कैश फ्लो। प्रॉफिट तो कमा ही लेंगे, प्रॉफिट तो कमा ही लेंगे। हमने 2-4-5% डिस्काउंट के चक्कर में, लो प्राइस के चक्कर में सारा का सारा कैश फ्लो आउट कर दिया, सस्ता माल खरीद लिया। सस्ता माल खरीद लिया तो टीओसी वाले जो एलयू गोल्डरेट है ना, वो नाराज हो गए आपसे। जो बड़े बड़े बिजनेस कंसल्टेंट हैं, पीटर एफ ड्रकर भी नाराज हो गया आपसे, वो मैनेजमेंट का गुरु। मैं तो हो ही गया आपसे नाराज। कमाल है। क्यों? क्योंकि भैया आप ना छोटे लालच प्रॉफिट के चक्कर में अपने कैश फ्लो की बलि चढ़ा देते हो। देखो कैश है तो ऐश है, कैश रिच बिजनेस अगर लो मार्जिन पे भी काम कर रहा है, कैश रिच बिजनेस है, तो वो ना एक दिन ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना सारा पैसा उठा के सप्लायर को दे देते हैं और बोलते हैं कि भैया डिस्काउंट दे दे, डिस्काउंट दे दे, और माल पड़ा सड़ता रहता है हमारे पास, टीओसी लगती नहीं है, जरूरत थी नहीं, कोई फायदा नहीं है। बिजनेस में एफिशिएंसी मैटर करती है, एफिशिएंसी। खरीदा बनाया बेचा, खरीदा बनाया बेचा, खरीदा बनाया बेचा, और रोटेशन रोटेशन, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, रुकना नहीं चाहिए। पानी अगर रुक गया, नदी का तालाब बन गया, तो तालाब पंजाबी में बन जाते हैं छप्पड़, छप्पड़ों में पड़ जाते हैं कीड़े, यानी कि वो बदबू मारना शुरू कर देता है। तो मनी का फ्लो तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए। और शिवम कुमार जी ने बिल्कुल सही बोला, ग्रीड किल्स, ग्रीड किल्स। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइंड है, ओए होए 70,000 रुपए का लोहा 40,000 रुपए मिल रहा है, खरीद के रख लो। अरे वो 40,000 भी नुकसान है, नहीं खरीद रहा मैं। ओके, लकोटे जी कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट। सुधीर जी कह रहे हैं ओहो आई ऑलवेज चूज प्रॉफिट। नहीं 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 नहीं, नेवर चूज प्रॉफिट, ऑलवेज चूज कैश फ्लो। यस यस यस, कैश फ्लो की अगर आपने मास्टरी कर ली ना, ये जितने बड़े बड़े धुरंधर है ना, जो मल्टीपल अंपायर खड़ी कर गए हैं, वो कैश फ्लो के अंदर ही खड़ी कर गए अंपायर। उन्होंने देखा एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका रेंटल इनकम आया, दूसरी खरीदी, लोन लिया, उस रेंट से फाइनेंस किया, बाकी बिजनेस की प्रॉफिट से और सैलरी में से दूसरी तीसरी चौथी, तीसरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लैप लिया, पूरी पूरी की पूरी पूरी चेन घुमा गए। कैश फ्लो इज द किंग। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं इज इट वाइज टू पुट ऑल द एक्सपेंसेस पर्सनल फैमिली एंड विड्रा दोस अमाउंट फ्रॉम कंपनी टू सेव इनकम टैक्स अदर देन सैलरी। देखो जी, डिसाइड कर लो ना, कंपनी में से कितना पैसा आपने निकालना है, तो फैमिली मेंबर के नाम पे क्या निकलेगा, सैलरी निकलेगी, कंसल्टेंसी निकलेगी, कमीशन निकलेगी। तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको क्या बनानी चाहिए, टैक्स प्लानिंग शीट। ये सवाल 2 बार पूछा आपने, तो अब आपको मेरे से 1 to 1 करना चाहिए। क्या करोगे, टैक्स प्लानिंग शीट बनाओगे, उसके हिसाब से हम कंपनी में देखेंगे कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आ रही है। अब कंपनी में कितना टैक्स देना है और इंडिविजुअल में कितना देना है, भाई प्रॉफिट तो है ना। तो इस तरह से क्या बनेगी, टैक्स प्लानिंग शीट, यानी कि आप काउंट करोगे कि आपकी कंपनी में कितने पैन नंबर हैं। अब लेकिन अमाउंट उतना ही निकालोगे टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, ये नहीं प्रॉफिट पे कितना, 50% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी री इन्वेस्टेड। 50% ऑफ द प्रॉफिट धर्मेंद्र झा जी शुड बी री इन्वेस्टेड। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, उसके प्रॉफिट को री इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा। तो जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसका आधा री इन्वेस्टेड, आधा निकलेगा। जो आधा निकलेगा वो कुछ अपने नाम पे, कुछ फैमिली मेंबर के नाम पे निकलेगा। वो कहाँ जाएगा, आपकी नेटवर्थ को बिल्ड करने के लिए जाएगा। आज ना आपने सारे के सारे गोल्डन नगेट्स ले लिए हैं। आज का सेशन तो आपको ना जिंदगी में बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव इन दी 5 AM cash flow mastery session. So have a great, amazing time ahead. Thank you very much. Have a great time. Bye bye. Bye.